वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे। जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है, ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सबको बुलाया था, लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और ज़रदारी पूरा मिला हुआ, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। मैं अब चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ। ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा। बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं, पैनल का हिस्सा होंगे सलमान आबिद साहब, मोहम्मद इलियास साहब और जवाद फैजी साहब। बात करेंगे मुबैना धमकी आमेज़ मरास्ते के मामले की, जो सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया है। गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया कि मरास्ते में किसी गैर मुल्की साजिश का सबूत नहीं मिला, ताहम हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से इसे अपने अपने मौक़िफ़ की तौसीक़ करार दिया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मरास्ते से मुतालिक हमने जो कहा वो सच साबित हुआ। कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार तस्लीम किया मरास्ता असली था, पाकिस्तान में मुदाखलत की गई। उन्होंने धमकी आमेज़ मरास्ते पर सुप्रीम कोर्ट की ओपन समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि अब साजिश साबित हो चुकी है, हकीकी आज़ादी के लिए जल्द इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दूंगा। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इमरान खान साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा तो उन्हें साजिश याद आ गई। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया किसके मौक़िफ़ की तौसीक़ है? सलमान साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो पहला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ वो, और जो दूसरा इजलास हुआ है, उसमें एक बात तो बड़े वाज़े तौर पे आई है कि इंटरवेंशन हुई है। और जब इंटरवेंशन है तो मेरे नज़दीक तो ये कॉन्स्पायरेसी से बड़ा वर्ड है। अच्छा, अब मसला है कि इसको किसने इन्वेस्टिगेट करना है, कहाँ इसने इन्वेस्टिगेट हुआ है और किसके कहने पर इन्वेस्टिगेट हुआ है। अब देखिए, हुकूमत जो है आज की, वो उसको अपने अंदाज से लेके चलना चाहती है। जब पिछली हुकूमत इनको बुला रही थी पार्लिमानी कमेटी के अंदर तो इन्होंने उसका बाइकाट कर दिया था, लेकिन आज जब वो चीज़ों को लेके खुद लीड कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो मरासला अब महज एक मरासला नहीं है जिसके बारे में कहा जाता था ये झूठ का एक पलंदा है। अब उसकी एक अहमियत है और उसका इतराफ़ मुख्तलिफ हवालों से हुआ है कि ये एक मरासला तो आया है। इसकी लैंग्वेज और जो है वो अनडिप्लोमेटिक है, इसके अंदर जो अंदाज़ इख्तियार किया गया है वो ठीक नहीं है, और इंटरवेंशन की बात भी की गई है। तो अब मसला ये है कि फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, वरना मैं आपको बताऊं 2023 का सारा इलेक्शन इसी मरासले के कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। इमरान खान साहब इसको अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे और अब जो आज की हुकूमत है वो उसको एक और तरीके से वहाँ पे डिफेंड कर रही होगी। तो बेहतर है कि इसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, कौन करेगा, ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर बात आगे बढ़नी चाहिए। सिर्फ यहाँ तक कि इमरान खान ये कहें कि जनाब इसमें एक साजिश हुई है, वो कहें कि जी साजिश नहीं हुई है, दोनों इस बात को लेकर पब्लिक में चले जाएं और पब्लिक में अपना अपना मुकदमा पेश करना शुरू कर दें, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छा नहीं होगा कि हम इस तरह से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को इस तरह से बयान करें, ख़ासतौर पर अमेरिका के तनाजुर में। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि इसके ऊपर वाकई एक कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि डे टू डे हियरिंग भी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर करे। अच्छा, अब हुकूमत तो नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत खुद एक फरीक बन गई है। हुकूमत को तो इस वक्त वो कहेगी कि जनाब ये तो साजिश हुई नहीं है, हम तो उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि इमरान खान का इल्ज़ाम सारा आज की हुकूमत के ऊपर है। तो अब इनसे हट के कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्टिगेट तो होना होगा। और ये मैं आपको बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो ये सारी की सारी अगले साल की जो पूरी की पूरी सियासत है वो इसी मरासले के ऊपर चलेगी, यस और नो के कॉन्टेक्स्ट में। और इसी में इमरान खान साहब ने भी जो आज अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है, जो इतनी बड़े वो अपने बड़े जलसे कर रहे हैं, उसके पीछे भी फिर यही पॉलिटिक्स है ना कि उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि उनके खिलाफ इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्पायरेसी हुई है जिसकी वजह से लोग उनके साथ बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज की हुकूमत है ये उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को जो है
प्रूफ करें कि जनाब ये जो इमरान खान का मौक़िफ़ है गलत है, लेकिन वो कैसे प्रूफ करेंगे? वो इस तरह से मरासलों से तो नहीं अपना एलामिया से होगा, वो बाकायदा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होगा, किसी बेहतर फोरम पर होगा जिसकी कोई लेजिटिमेसी होगी, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, और सारे फिर उस फैसले को तस्लीम करेंगे, तब जाके ये मसला खत्म होगा, वगरना ये इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर हर जगह पॉलिटिसाइज होगा। तो सलमान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर जुडिशियल कमीशन बनाए, इसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए, वो मुतालबा बिल्कुल ठीक है? जी, मेरा तो ख्याल है ना, देखिए ना, हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत तो खुद फ्रीक है, इमरान खान साहब भी फ्रीक हैं, तो कोई तीसरा फ्रीक इसको इन्वेस्टिगेट करेगा ना। अगर हुकूमत समझती है कि वाकई इमरान खान साहब का मौक़िफ़ गलत है, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर इसके ऊपर आगे आना चाहिए, लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैं हतमी तौर पर तो नहीं बात कर सकता। तो जुडिशियल कमीशन अगर इस पर बन जाता है तो फिर आपको क्या लगता है कि इस पर कितनी शफाफत हो सकती है? क्योंकि जब कमीशन बना दिया जाता है, तहकीकात होती हैं, तो फिर दोनों फरीकों से बात की जाती है। अब इस मरासले में जो दूसरा फरीक है वो इंटरनेशनल लेवल का है। आपको लगता है कि जब उस फरीक को शामिल किया जाएगा, इसके ऊपर तहकीकात की जाएंगी, तो ये तहकीकात उस लेवल की होंगी जिस लेवल की ये तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, आपको याद होगा जब 2014 में जुडिशियल कमीशन बना था इंतखाबी धांधली के हवाले से, तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो नहीं तस्लीम किया गया कि इंतखाबी धांधली हुई है, अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया था कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। तो इमरान खान साहब ने उस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो अब भी जब सुप्रीम कोर्ट इसको फैसले को देखेगी, रिव्यू करेगी, उस पूरे मरासले को, वो जो साबिक सफ़ीर हैं उनको देखे, उनके मौक़िफ़ को लेगी, हुकूमत के मौक़िफ़ को लेगी, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातों की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो फिर फैसला तो बहरहाल हमें तस्लीम करना पड़ेगा ना, जिसके भी हक़ में आए और जिसके भी खिलाफ आए। तो फोरम तो हमारे पास वही है ना जी, सुप्रीम कोर्ट जिसकी बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर फैसला जुडिशियल कमीशन बनने के बाद भी, तहकीकात होने के बाद भी अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है, तो क्या फिर आप इसको तस्लीम कर लेंगे? लाजमी तस्लीम करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर देगा तो मैं क्या, इमरान खान समेत क्या पूरे कौम को तस्लीम करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन्वेस्टिगेट किया प्रॉपर तरीके से, हर फरीक को उसमें मौका मिला है अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने का, अपने अपने एविडेंस शवाहिद को पेश करने का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर तो सबको उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जवाद फैजी साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया कल एक बार फिर जारी किया गया। ये एलामिया उसी दूसरा, इससे पहले जो एलामिया जारी किया गया था उसके साथ रिलेट करता है, एक ही जैसा एलामिया जारी किया गया। आपको क्या लग रहा है किसके मौक़िफ़ की तौसीक हो रही है? देखिए, अगर वैसा ही एलामिया दोबारा जारी किया गया है तो फिर तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा सीख पा खान साहब को भी नहीं होना चाहिए। और उसमें कहाँ साजिश का जिक्र है? DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, उसके बाद हम ये कहना चाह रहे हैं मुसलसल के गैर मुल्की जो ताकतें हैं वो हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, तो हम अपने हर इदारे पे भी उंगली उठाना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप एक तरफ फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट से हालात ठीक नहीं थे तो तब हुकूमत चली गई, अब हम खुद गुडमुड कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था आप ही के प्रोग्राम में कि कोई बंदा जब बाहर निकलता है इक़्तिदार से तो वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि लो जी मैं इक़्तिदार से बाहर आ गया हूँ, वो यही समझता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश ही हुई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह मेरे भाई ये बात कर रहे थे सलमान आबिद साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानना है तो पहले हम चंद दिन पहले वाले फैसले को भी देख लेते हैं ना, कि अगर रात 12 बजे अदालत लगी है तो जलसों में उस पर तनकीद हो रही है। अगर हम पार्लियामेंट को मुअल्लक रखें और पार्लियामेंट के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी काम करें और डिप्टी स्पीकर वैसी रूलिंग दे दे, उस पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाए तो हम फिर जलसा हाय आम में लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि जिस किस्म की रविश इख्तियार की जा रही है और जिस किस्म के अंदाज अपनाए जा रहे हैं और जिस तरह लोगों को मुश्तिल करने की कोशिश की जा रही है, ये मुल्क कौम के हक में बिल्कुल बेहतर नहीं है। और अगर हमें यही शोर सुनाई दे रहा है कि जी कोई ऐसी गैर मुल्की साजिश हुई है और अमेरिकन साजिश हुई है और पता नहीं कहां से हुई है, आज नवाज शरीफ का नाम भी उसमें आ गया है, तो फिर ये पहले से क्यों नहीं बताया गया? ऐन उन दिनों ही इस साजिश को आश्कार करने की जरूरत क्यों पेश आई जबकि तहरीक अदम एतमाद आ गई? और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो गुज़िश्ता कई, बल्कि जब से हुकूमत बनी है तब से बातें हो रही थी। उसके बाद आपको याद होगा कि PDM के अंदर तब तमाम जमातें इकट्ठी हो गई और फिर अलहदा भी हो गई, तो उस पर इख्तलाफी नोट भी यही था कि इस्तीफे फटाफट दे दिए जाएं या ना दे दिए जाएं। और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही कहना था कि तहरीक अदम एतमाद लेके आई जाए, पंजाब में भी मरकज़ में भी। अब हम अगर इक़्तिदार से दूर होने के बाद, वो माजी में भी हमने देखा है, जो इक़्तिदार से दूर हुआ है उसने तनकीद की है और हदफ़े तनकीद बनाया है।
है, लिहाजा ये रविश तो मैं लेकिन यहाँ पे तो जो लोग इक़्तिदार में नहीं है वो भी मान रहे हैं कि मुदाखलत तो हुई है। जिनका ये कहना था कि रियासत मदीना होनी चाहिए, जिनका ये कहना था कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए, जिनका ये कहना था कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ सबसे बुलंद व बाला होना चाहिए, अब जब अपने ऊपर कोई चीज़ आती है, आज तो हम ये फटाफट गैर मुल्की साजिश की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत क्यों गई थी जब फॉरेन फंडिंग केस का 8 साल से मसला लटका हुआ है? तब किसी को रियासत मदीना नहीं याद आई, तब किसी को ये याद नहीं आया कि ऐसे मामलात भी फौरी तौर पे हल होने चाहिए। और हुकूमत खुद लिख लिख के दे रही थी कि फ़लाँ चीज़ को ओपन ना किया जाए, फ़लाँ चीज़ को सामने ना आने दिया जाए, फ़लाँ चीज़ को भी रोक लिया जाए। और अकबर एस बाबर की जूतियाँ तक घिस गई हैं इस केस के चक्रों में। मुझे याद है पहले दिन से जब से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, हमारी जो दोहरे मेयार हैं, और हर एक की बात कर रहा हूँ मैं बहैसियत मजमूई ये बात कर रहा हूँ कि हमारे दोहरे मेयार ही हमें किसी जोगा नहीं छोड़ रहे और पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस हम अपने मुल्क को भी बना रहे हैं, अपनी कौम को भी बना रहे हैं। और जिस तरह के पोस्टर हमने उठा के जलसों में दिखाए हैं और जिस तरह इदारों के हवाले से तज़हीक आमेज़ स्लोगन हमने इख्तियार किए हैं, इस पर भी थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए थी। अगर यही मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे, अगर यही मुतालबा है कि इदारे इसका फैसला करें, तो फिर अपने लोगों को इतना इश्ताल दिलाने की कोई ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमारे यहाँ सियासत का यही मंजरनामा रहा है और मुझे लगता है कि आइंदा भी मजीद उसमें गंद ना पड़ जाए कहीं कि हम अपने ऊपर तो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, अपने खिलाफ कोई फैसला बर्दाश्त नहीं करते, अपने हवाले से कोई एक जुमला बर्दाश्त नहीं करते, हम लोगों को उठा के जो है वो पाबंद सलासल कर देते हैं। लिहाजा इस रविश को जब तक तर्क नहीं किया जाएगा मामला ठीक नहीं होंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। लियाज़ साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जो है वो कल हमने देखा कि जारी हुआ, आपको क्या लगता है उस एलामिया के मुताबिक किसके मौक़िफ़ की तौसीक हुई है? वो अब देखिए इसमें जो मौक़िफ़ की तौसीक कहा जा रहा है, खान साहब कह रहे हैं कि जी उनके मौक़िफ़ की तौसीक हुई है, और जबकि गवर्नमेंट जो करवा के एलामिया जो जारी किया गया एलामिया में तो उनको ये जो खान साहब को नज़र आ रहा है, खान साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल उनके मौक़िफ़ की तोसीह हुई है और साजिश हुई है उनके ख़िलाफ़। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसको देखना चाहिए, खान साहब को भी देखना चाहिए कि इसके मामले में जो था इस मसले को वो पहले लेके चलते। जब उनकी हुकूमत थी, जब ये साजिश उनको नज़र आई थी तो उसी वक्त ये कमीशन बनाते और कमीशन के करवाते, तहकीकात करवाते, बताते उसको तमाम सारी सूरत हाल असल हक़ाइक़ जो बताते और उस पर एक्शन करता। ये ऐन उस वक्त शुरू हुई जब अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र हुआ। अच्छा। और जब तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त जब शुरू की तो वो लोग तो यही समझेंगे सारे कि जी ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहे हैं। अगर इसमें हक़ाइक़ उनको सही नज़र आते हैं, हक़ाइक़ जो देखते हैं, तो वो जो जिसके बारे में ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने भी कहा कि कोई साजिश का जिक्र नहीं है उनके बारे में, तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। ये लेटर है, एक मुरासला जारी होता है जो कि उधर वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो होते हैं उनके नुमाइंदे उधर वो भेजते रहते हैं कि सूरत हाल के बारे में। तो सूरत हाल को इसको इन्होंने देखा और उन्होंने अपनी फ़हम के मुताबिक खान साहब ने, बल्कि PTI की तमाम उनकी जो टीम ने, उन्होंने कहा जी हमारे ख़िलाफ़ हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए साजिश। और उसमें वो टाइमिंग वगैरह जब देखा कि टाइमिंग वगैरह जो उनकी हुकूमत भी गिरने वाली है, उनके अपने जो मेंबरान हैं उनको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इस चीज़ का अदराक उनको पहले था। तो उसको लेटर को उसके लिए जो इस्तेमाल किया जा सकता था, तो उन्होंने भरपूर तरीके से उसको अपना बयानिया बनाया और बयानिया जो है कि अभी तक चल रहा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है और लोग उसको पजीराई मिल रही है लोगों में। तो ये जो एक सूरत हाल है इसको देखते हुए जो क्लियर करना चाहिए गवर्नमेंट को, अब चाहिए कि जुडिशल कमीशन बना दे। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और दोनों फरीकें आ जाती हैं, एक कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन, उसका जो आएगा मसले का हल जो नज़र आएगा, जो भी उसका रिज़ल्ट फैक्ट फाइंडिंग आती हैं, तो उसको सामने लेके आया जाए, कौम के सामने बताया जाए कि ये चीज़ें आई, फिर तो लोग उसको तस्लीम करेंगे, खान साहब भी तस्लीम करेंगे और गवर्नमेंट भी तस्लीम करेगी कि जो सूरत हाल है। वरना ये मसला इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह के पहले भी इनके आया था इलेक्शन में 2013 में कि जी इतने हलकों में धांधली हुई है, फिर वो हल्के खोल के उसमें सारा चीज़ें जब की गई, उसमें री इलेक्शन करवा लिए गए जो जिसमें पाई गई थी ऐसे कि मसला नज़र आया
लेकिन जो दूसरे थे उसमें क्लियर कर दिया गया। तो इस तरह ये सूरत हाल है, वरना इसी तरह ये एहतजाज करते रहेंगे, इस तरह मसले को कर रहे हैं। मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि दोनों फ्रीकेन को बिठा के इसका जुडिशल कमीशन बना के बाकायदा उसका एक हल निकालना चाहिए, वरना ये एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ठीक है, एहतजाज का सिलसिला तो हम देख ही रहे हैं। सलमान आबिद साहब सर चढ़कर बोल रहा है, साथ ही साथ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। इमरान खान की जानिब से अब ये मुतालबा भी कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए। क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, मैं तो नहीं कहता कि उनका ये मुतालबा दुरुस्त है। पहले तो खुद ही उन्होंने इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर किया है। अब प्रॉब्लम यह है, जो जवाद फैज़ी साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ एक रवायत चली आ रही है सियासत के अंदर कि फ़ैसले अगर हमारे हक़ में हों तो फिर हमारे यहाँ इदारे आज़ाद होते हैं, अगर फ़ैसले हमारे हक़ में ना हो तो फिर इदारे आज़ाद नहीं होते। एक बात। दूसरी बात है कि ठीक है, पीटीआई की रिजर्वेशंस हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जितनी दिलचस्पी पीटीआई के मुकदमे के बारे में ली जा रही है, इतनी दिलचस्पी हमें जो है ना वो पीएमएल-एन के और पीपल्स पार्टी के बारे में नज़र नहीं आती है। फिर बाज़ फैसले ऐसे हैं इलेक्शन कमीशन के जिसके ऊपर इतराज़ उठाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तरीक़ाकार के वो खुद रिज़ाइन कर दें, वो तो एक मुतालबा पॉलिटिकल स्लोगन हो सकता है। और जैसे अलियास साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव रीबिल्ड कर रहे हैं इलेक्शन में जाने के लिए। एक उन्होंने बना दिया अपना आलमी साजिश और उसके ताने बाने पाकिस्तान के अंदर से कुछ फरीकैन के साथ। दूसरा उन्होंने बना दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर उनकी नाहली की बात की जा रही है, उनकी जमात पे पाबंदी की बात की जा रही है। और तीसरा उन्होंने कहा ये सारी अपोजिशन जमातें जो हैं ये सब मेरे खिलाफ मिलकर जो है एक साजिश के तौर पर शरीक हैं। तो वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव रीबिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई जुडिशल कमीशन बन सकेगा, कोई उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकेगा, उसका कोई नतीजा निकल के आ सकेगा। मुझे लगता है कि ये महाजराई जारी रहेगी। ना ये काम इलेक्शन आज की जो नई हुकूमत है उसको सूट करता है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, ना इस वक्त जो है कोई और इदारा इसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन एक बात जो जवाद फैज़ी साहब ने भी की है और अलियास साहब ने भी की है, देखिए चाहे वो पिछली हुकूमत का यानी इमरान खान की हुकूमत का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, या कल जो शहबाज शरीफ साहब की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है वो, और या जो शहबाज शरीफ अपना DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी, तीनों के अंदर लफ्ज़ कॉन्स्पायरेसी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन तीनों जगह पर यह एतराफ़ शामिल है कि मुदाखलत हुई है, पाकिस्तानी मामलात के अंदर एक मुदाखलत हुई है। तो मेरे नज़दीक तो कॉन्स्पायरेसी से ज़्यादा खतरनाक वर्ड जो है वो तो इंटरवेंशन का है, मुदाखलत का है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ कोई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा सकेंगी। अगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाती भी हैं तो वो एक ऐसे तरीके के साथ जानी चाहिए। ब्रेक लेंगे और बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब का सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन हल्फ लेने का मामला मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ऐवान सदर को समरी भेजी गई थी कि हल्फ के लिए चेयरमैन सेनेट की एडवाइस जारी की जाए, जिसके बाद ये इतलात भी सामने आई थी कि चेयरमैन सेनेट लाहौर पहुँच गए और आज ही तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। लेकिन बाद में पता चला कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के लिए भेजा गया तैयारा भी लाहौर खाली वापस आ गया, और आज भी वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी मशकूक लग रही है। इसी से मुतालिक अपने एक्सपर्ट के सामने सवाल रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब का हल्फ मजाक बन गया है, आइन कहाँ है? इलियास साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने ये भी देखा कि एडवोकेट जनरल को पहले काम से रोका गया, फिर अहकाम जारी कर दिए गए कि काम जारी रखें। ये रोकना टोकना फिर काम जारी रखना, ये सारा सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये देखिए जी, एडवोकेट जनरल साहब ने जो आज उनको काम से रोका गया, महकमा कानून की जानिब से जो एक मरासला आया कि उसमें उन्होंने आइनी तौर पर मुदाखलत की और जो मसले को ख़राब करने की कोशिश की, ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब के जो हल्फ के बारे में उन्होंने बड़ा गलत किया और उसमें बहरान पैदा हो गया। तो ये जो तमाम सूरत हाल उनको रोक दिया गया काम, फिर उन्होंने उस पर बातचीत की कि वो काम को नहीं रोक सकते क्योंकि जब तक उनको नई हुकूमत नहीं आ जाती और गवर्नर जब तक गवर्नर के पास अख्तियारात हैं कि उनको काम से रोका जाए, और वो किसी काम से नहीं रोकेंगे। वो पंजाब हुकूमत के केसों में पेश होते हैं अदालत में, तो वो जी पेश होते रहेंगे। ये तो सूरत हाल है, क्योंकि एक मसला निभाते हैं तो दूसरे में बहरान पैदा हो जाता है। ये चलता जा रहा है। और ये आइन का हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है, इसमें जो था कि तमाम जो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जानिब से आया कि उन्होंने सदर साहब के पास भेज दिए कि जी उनके पास अख्तियारात हैं कि वो किसको नॉमिनेट करें। तो ये मसला था कि आज जैसे मुस्लिम लीग नून की जानिब से बताया गया कि जी एक फैक्स आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में हल्फ बर्दारी के लिए, जो कि किसी को नॉमिनेट करने के लिए, तो उस पर PM साहब ने नॉमिनेट कर दिया कि सादिक संजरानी साहब
चेयरमैन सेनेट ले लें। तो वो जब चेयरमैन सेनेट की बारी आई कि वो हलफ ले लें, तो इस पर मुशावरत भी हुई सदर साहब की और सेनेट के चेयरमैन की, और उसके बाद जो एडवाइज़र चले गए, जाके उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद मामला ठप का ठप रह गया। जहाज़ जो पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा वो भी खाली आ गया। तो इसमें जो सूरत हाल थी कि इधर तकरीब के लिए ख़ास तौर पर बहुत बड़ा अरेंज किया गया कि 600 आदमी आएंगे, तमाम MPs को, तमाम बड़े अफसरान को, सबको, लोगों को, अपने मेहमानों को दावत दी, और एक तंबू भी लग गए, सारे चिलर्स ला के लगाए, खाने का भी एहतमाम किया गवर्नर हाउस के उधर मेन लॉन में। तो बहुत बड़ा एक तकरीब का एहतमाम किया जा रहा था। तो जब कि 3 बजे के करीब पता चला कि जी संजरानी साहब नहीं आ रहे, और उन्होंने कहा कि वो इस पर मशावरत करें, तो फिर एक बार तकरीब जो थी होना थी हल्फ बर्दारी की, वो खटाई में पड़ गई है। और अभी तक तंबू लगे और लोग इंतज़ार करें कि पता नहीं किस वक्त इस इजाज़त मिल जाए, उनकी मशावरत ख़त्म हुई और वो हल्फ बर्दारी के लिए आएँ। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कोयटा से लाहौर आना था। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, अब तो लग रहा है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोबारा हाई कोर्ट में जा रहे हैं, और इसके तौहीन अदालत के लिए वो दरख्वास्त देंगे कि जी ये जो उनके अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा अदालत के, और इसको मुसलसल खटाई में पड़ा है। और आइनी तौर पर जो मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला पंजाब, वो अपना हल्फ नहीं उनको लिया जा रहा। और गवर्नर पंजाब की वो तो वो उनके बता रहे थे कि जी गवर्नर पंजाब की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में हैं, सर्विस हॉस्पिटल में, उनको डायरिया हो गया था, तो इस वजह से वो हल्फ बर्दारी तो नहीं कर सकते अब। लेकिन अब तोक़ो की जा रही है कि मज़ीद किसी को नॉमिनेट किया जाता है ताकि वो हल्फ ले सकें। अब अदालत ही इसकी तशरीह करेगी, जहाँ जो तौहीन बनती है उसके बारे में बताएंगे। सोमवार के रोज़ पता ही चलेगा कि क्या मसला मामला जाते हैं कहाँ। ठीक है सलमान आबिद साहब, ये हल्फ बर्दारी की तकरीब कब तक हो सकती है, कब होनी चाहिए, ये मामला हल कैसे होगा? देखिए, एक तो मजाक बन गया है पंजाब के अंदर, तो बग़ैर वज़ीर आला के जो है ना सूबा चलाया जा रहा है। और यकीनी तौर पर जब ये सारा मामला एक तरीके से हल हो गया था, तो इसके अंदर इस तरह की आइनी या इंतज़ामी रुकावट नहीं होनी चाहिए थी, असूल तो ये कहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा सियासी डेडलॉक है, जो हमारा सियासी एटीट्यूड है, उसके अंदर लैक ऑफ टॉलरेंस जो है या पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस जो है एक दूसरे के लिए कम होती है। अब देखिए, हमजा शहबाज की सारी हुकूमत जो बनी है ना, वो बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान के ऊपर, जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, अलीम खान ग्रुप भी है, फिर मज़ारी ग्रुप भी है। ये 3-4 लोगों पे उसका एक रद्द अमल जो है, जो आज की इमरान खान की जमात है या मुस्लिम लीग काफ है, उसके अंदर सख्त तरीन पाया जाता है। ये जो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब जो हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है, वो भी उसी रद्द अमल का नतीजा है। फिर चौधरी परवेज़ लाई साहब भी अदालतों के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, इधर से मुस्लिम लीग नून भी अदालतों में जा रही है। तो पंजाब में जिस अंदाज की तब्दीली आई है, वो खुद एक सवालिया निशान है। हमारा ख्याल ये था कि जो 63A है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना वफादारी तब्दील करने के हवाले से जो बात चल रही थी, कानून तो ये कहता है ना कि पार्टी सरबराह की मर्ज़ी के बगैर और ख़ासतौर पर वज़ीर आला के इंतखाब में आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ तो वोट पड़ गए हैं ना। तो अब सवाल यह है कि वो मामला भी अब ईद के बाद चला गया है, जो 63A की प्रोसीडिंग है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। वज़ीर आला वो बन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये भी देखना है कि अगर वह वज़ीर आला बन जाते हैं, हमजा शहबाज साहब जिस दिन भी हलफ उठाते हैं, मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी उठाते हैं, और उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो खबरें आ रही हैं कि वो उसी दिन जो है पंजाब असम्बली से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे दे देंगे, तो फिर भी एक बुरहान जो है, सियासी बुरहान भी पैदा होगा, लीगल बुरहान भी पैदा होगा। क्योंकि 160 के करीब अगर नशिस्तें जो हैं वहाँ जब लोग रिज़ाइन करेंगे तो फिर बाई इलेक्शन खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि पंजाब का क्राइसिस भी जो है ना वो अभी जारी रहेगा, चाहे वज़ीर आला का जो है ना वो हलफ ले भी लें, उसके बावजूद भी मैं एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है पंजाब के अंदर भी देख रहा हूँ। ठीक है जवाद फैजी साहब, वज़ीर आला पंजाब का हल्फ मजाक बन गया है, इस सारी सूरत हाल में आइन कहाँ है? देखें, अगर सारे के सारे जिस तरह सलमान आबिद साहब ये फरमा रहे थे कि काश के अहले सियासत जो इस मुल्क में जमहूरियत के दावेदार हैं, जो चाहते ये हैं कि इंसाफ जो है दहलीज़ पे मिले, जिनके मैनिफेस्टोज़ के अंदर, जिनके मंशूर के अंदर, जिनकी तकारीर के अंदर, जिनके खिताबात के अंदर सबसे अहम बात नुक्ता वो जो लोगों को सुनाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, वो ये है कि हम आ गए तो इंसाफ दहलीज़ पे मिलेगा, हम आ गए तो मसले सारे हल हो जाएंगे, हम आ गए तो पाकिस्तान की नेक नामियाँ शुरू हो जाएंगी, हम आ गए
तो खारजा उमूर पे भी आला अरफा किस्म के इक़दाम होंगे। हम आ गए तो दाखिली तौर पे गुर्बत में कमी होगी और सारा कुछ वो मुयसर होगा जो एक मजबूत रियासत में और अवामी रियासत में होना चाहिए। लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी, और जिस तरह ये कहा गया कि वाकई मजाक बन गया है कि जो सबसे सुप्रीम इदारे हैं वो पार्लियामेंट के, वो आप कौमी असम्बली देख लीजिए और फिर सबसे बड़े सूबे पंजाब की असम्बली देख लीजिए, एक अजीब सा अखाड़ा है, पहलवान है, उसमें इशारे हैं, उसमें एक दूसरे को ज़दोकोब करना है, वो स्पीकर के ऊपर चीज़ें उछालना है, उसमें तरफ़ैन से एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं। अगर हमने कौमी असम्बली से लेके सूबाई असम्बली तक अगर अदालत उज़्मा और अदालत आलिया में ही जाना है तो फिर हम किस मुंह से ये कहते हैं कि हमारी जो असम्बलियाँ हैं या हमारी जो पार्लियामेंट है या जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, भाई जिन्होंने मेरे आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए जो है अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके लिए कानून साजी करनी है, उनके लिए बेहतरीन माहौल पैदा करना है, उनके लिए इस मुल्क के अंदर जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है कि जिसको मैं वो कहना नहीं चाहता, मैं अपने रवैये को चाहता हूँ कि मोतदिल रखा जाए ताकि इनके खुल के बात हो सके। असल इशू ये है कि जब हम अपने अपने इक़्तिदार के चक्करों में किसी को आता हुआ इक़्तिदार और किसी को जाता हुआ इक़्तिदार देख के जब गश पड़ रहे हों, जब वो फूले ना समा रहे हों, जब वो अपनी मैं के इर्द गिर्द घूम रहे हों और आवाम कहीं बहुत दूर मुझे नज़र आ रहे हों, तो फिर यही होता है। अभी सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि पीटीआई और काफ लीग, अब आप काफ लीग को ही देख लीजिए कि उसके जो बानी थे चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनके लख्ते जिगर तो वफाकी वजीर बन गए। और फिर ये भी देख लीजिए कि उसी काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल खां साहब को छोड़ के अब भी वजीर हैं, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो काफ लीग को टोटल चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ ही अब बांध के रखना, मेरा ख्याल है वो भी ज्यादती होगी। ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। और मैं जिस चौधरी ख़ानदान की बहुत इज्जत थी वज़ादारियों के हवाले से, मुझे उस पर भी बड़ा अफसोस और दुख है कि जो बड़े थे वो तो वज़ादारियों के हवाले से नाम रखते थे, लेकिन अपनी अपनी औलाद के चक्करों में वो सारी वज़ादारियाँ मुझे कहीं दूर नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी लेवल पे किसी भी शोबा ज़िंदगी के हवाले से ले लीजिए तो अहले सियासत या तो खुद गंदा होना चाह रहे हैं या फिर सारे मिलके मुझे लगता है एक दिन कह रहे होंगे कि हमें गंदा करवा दिया गया है, लेकिन तब ये तस्लीम नहीं किया जाएगा क्योंकि रोटी को चोची तो ये कहते नहीं है, चोचे चूचे तो है नहीं है। लिहाजा इस सारे माहौल में मैं ये देख रहा हूँ कि हर तरफ वो हिंदुस्तान हो, वो जितने भी दुश्मन ममालिक हों या दोस्त नुमा दुश्मन ममालिक हों, वहाँ पे जिस तरह ढोल बजाए जा रहे हैं उस पे एक दफ़ा फिर ये चाहिए कि वो वन पेज एक ही सफ़े पे होने वाली बात को नज़र आना चाहिए। वो पंजाब हो, वो मरकज़ हो, वो कोई भी सूबा हो, वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपी हो, वो आज़ाद कश्मीर हो, वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो कोई भी जगह हो, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने अपनी सियासत के अंदर इस कदर दुश्मनाम तराजियाँ इल्ज़ाम। ठीक है इलियास साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर यहाँ पर पंजाब असम्बली में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं वो इस्तीफे दे देते हैं, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले से मौजूद है, तो फिर यहाँ पर जो सियासी बहरान पैदा होगा वो हल कैसे होगा? देखिए जी, इसमें 160 अरकान अगर दे दे, 161 दे देते हैं अरकान इस्तीफ़ा, तो ज़ाहिर है इतना एक बड़ा पैदा हो जाएगा बहरान, जैसे वफाक में इस वक्त है, यहाँ भी हो जाएगा। अव्वल तो लग नहीं रहा कि इस्तीफ़े दे देंगे, क्योंकि ये इंतज़ार में हैं कि जो इनके मुनहरफ अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आए उसके बाद जो है कि अगर वो ख़त्म हो जाती उनकी डी सीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक फिर नून लीग के पास एक कम हो जाएंगे और उनके 160 के करीब अरकान रह जाएंगे। तो फिर पंजाब में एक बहरान पैदा करने की एक हो जाएगी, क्योंकि इनका भी ख्याल है कि जी फ़ैसला एक माह के अंदर अगर हो जाता है तो उसके लिए इनको फ़ायदा होगा। और उसमें फिर वो देख रहे हैं कि जी इनको पंजाब में पीटीआई को एक दफ़ा और काफ लीग को एक दफ़ा फिर मौका चांस मिल सकता है। लेकिन ये इसमें पता नहीं अभी फ़ैसला होता है कि नहीं होता, इसमें इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसके बारे में भी जो फ़ैसला है इनका
कि ये अपने रिज़ाइन देते हैं कि नहीं देते। अभी ये इसमें मामले में नहीं, अगर दे देते हैं रिज़ाइन तो फिर एक बहरान पैदा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीटों पर बाई इलेक्शन कराना, फिर जनरल इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इसमें ये तमाम सूरत हालों पर देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जनरल इलेक्शन तक लेके जाएंगे कि यहाँ अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाए। तो ये तमाम सूरत हाल एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पंजाब में पैदा हुई, और इस सूरत हाल से सब कैसे निकलते हैं ये देखना होगा। सलमान आबिद साहब, जवाद फैजी साहब और मोहम्मद इलियास साहब प्रोग्राम में यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी कौम दुनिया की उन 5 बड़ी कौमों में शामिल है जो अल्लाह के रास्ते में खैरात और अतियात को अपना मजहबी फरीज़ा समझती है। यही वजह है कि वतन अजीज़ के मुखय्यर हजरात कौम की फलाह व बहबूद पर हुकूमत से कई गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। इन अतियात और खैरात से मुख्तलिफ फलाही तंजीमें ज़रूरतमंदों की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिनमें अल खिदमत फाउंडेशन भी मुस्तहिकीन की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है, जिसने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी खिदमत फराहम कर रखी हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगड़ साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को अपने कीमती वक्त से नवाजा। हम आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, इसका ख्याल आपको कैसे आया और इतने बड़े लेवल पर इसको इस तरह से एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह से निपटते हैं आप इनसे? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो दूर दूर तक चली जाती है। और ये सच्ची बात यह है कि जितना बड़ा चैलेंज है, ये कोई कंपटीशन नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेशन है जिसमें आप भी अपना हिस्सा डालते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की बुनियाद 1990 में रखी गई थी, आज से 32 साल पहले। तो उस वक्त चंद आले खैर ने यही सोचा था कि भी हमें मिलजुल कर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, बग़ैर किसी तखसीस के, नस्ल के, रंग के, मज़हब के, इलाके के, हमें सब लोगों की खिदमत करनी चाहिए। तो ये 32 साल का जो सफ़र है, अब जहाँ हम पहुँचे हैं वो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि हमने अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को, जो भी हैं हमारा प्रोग्राम है, उसको हमने 7 बड़े हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और जिसमें डिज़ास्टर्स है, ऑर्फन्स का है, पानी का है, कम्युनिटी सर्विसेज का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, मवाक़ात का है। इसके साथ साथ हमने लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे तकरीबन 150 लोग जो हैं हमारे हेड ऑफिस में काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में 150 के करीब हमारे दफातर, हर बड़े ज़िली मुकाम पर, तहसील मुकाम पर हमारे दफातर हैं। और इस वक्त हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और उन पे और दफातर में काम करने वालों की लोगों की तादाद 6000 से ज़ायद है, जो परमानेंट अल खिदमत फाउंडेशन के दफातर में काम करते हैं। को 25,000 से ज़्यादा वो लोग हैं जो हमारे अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं। जैसे कोई डिज़ास्टर होता है या कोई भी सरगर्मी होती है तो वो लोग हमारे पास आते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर डिज़ास्टर्स की बात करें तो कोई भी डिज़ास्टर हो, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन सबसे पहले वहाँ पर पहुँचती। अभी हाल ही में कोविड का वाक़या आपने देखा है। बिल्कुल, मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि कोरोना के डेज़ में आप लोगों की जानिब से बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया गया और कितने सारे लोगों की ज़िंदगी में कारोबार, ज़िंदगी एहतियात के साथ आपने इस स्लोगन के साथ काम किया। कोरोना के डेज़ में इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल नहीं हुआ था? ये हमें भी बहुत मुश्किल लगा था। लेकिन आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी लोगों ने इस कदर ताउन किया कि लोगों ने अपनी तनख्वाह जो है ना, उसका भी निसब जो है ना दे दिया कि किसी और को दे दे। हम किसी को देते तो उसने कहा नहीं, मुझे मेरा अरेंजमेंट हो गया, आप किसी और को दे दें। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने पैसे दिए, फूड दिया। हम तो एक ब्रिज थे ना, तो हमने लोगों से लिया और उसको तकसीम किया। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी उन्होंने भी हमारे साथ करोड़ों रुपए का बिजनेस, जो चीज़ें थी वो लोगों तक पहुंचाई। सबसे ख़तरनाक काम जो था ना वो ये था कि उन दिनों में लोगों के घरों में स्प्रे करना, चर्चेज़ में, गिरजाघरों में और बाकी जितनी भी इबादत गाहें थी, मसाजिद थी, और उन लोग यकीन करें कि लोग अपने अजीज़ों को घरों में छोड़ कर चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में जब कोई भी हमें बेड भी नहीं मिलते थे तो अल खिदमत ने सारा ये काम किया। तो एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन ये कभी भी मुमकिन ना होता अगर पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमारे साथ इसमें शाना बिशाना ना खड़े होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लोगों ने, हमारा पिछले साल का बजट 9 अरब रुपये का है, तो 9 अरब रुपये में कोई पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान का या
किसी भी स्टेट का कोई शेयर नहीं है, ठीक है। सब लोगों ने अपने ज़ाती दिए हुए। डॉक्टर साहब, ये तो वक्तन फ़वक्तन वो काम है कि जिस तरह से डिज़ास्टर आते रहते हैं आप लोग काम करते रहते हैं, लेकिन जो ख़ास पहचान है यतीम बच्चों की कफ़ालत, और कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा और कितना मकबूल काम है, किस तरह से ख्याल आया कि ये यतीम बच्चों की कफ़ालत की जाए, और अगर कोई उन्हें अडॉप्ट करता है तो उसका मैकेनिज़्म क्या है? दुरुस्त आपने सवाल किया। अगर आपको याद हो 2005 में ज़ल्ज़ला आया था कश्मीर में, तो उस वक्त एक हौलनाक काम और हुआ कि जैसे ही कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया तो बहुत सारे बच्चे बेजार और मददगार हो गए। तो बहुत सारी तंजीमों ने ना, जो मतलब आप समझें कि नेगेटिव पॉजिटिव सब लोग थे, उन्होंने उन बच्चों को वहाँ से उठाना शुरू कर दिया। हुकूमत ने फौरी तौर पर काम किया। उन्हीं दिनों में अटक में हमने वहाँ से यतीम होने वाले बच्चों के लिए पहला आगोश बनाया। हमने उसे ऑर्फनेज नहीं कहा, बल्कि हमने उसे आगोश कहा। तो अब ये 17 साल उस आगोश को हमारे अटक में हो गए। फिर उसके बाद जब ये सिलसिला चलता रहा तो फिर हमारे दोस्तों ने 2012 में ये सोचा कि आगोश में तो बड़े लिमिटेड बच्चे रखे जा सकते हैं, क्यों ना हम इसको बड़े पैमाने पर करें, उन बच्चों तक पहुँचे जो अपने घरों में रहते हैं। सही। तो फिर हमने ऑर्फन फैमिली स्पोर्ट्स प्रोग्राम बनाया, जिसकी फैमिली को हम सपोर्ट करते हैं। ठीक। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम कोई 18,000 के करीब वो बच्चे जो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वालदा के साथ, या वालदा भी नहीं है तो अपने कोई ना कोई अजीज़ों के साथ रहते हैं, तो हम उनकी वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। और उनके लिए हम 4500 रुपये पर मंथ या 150 रुपये पर डे हम लोगों से लेते हैं। हम उस बच्चे को अपने सिस्टम में रजिस्टर करते हैं, उस बच्चे को जो हर हालत के अंदर स्कूल ज़रूर जाता हो, और जब वो स्कूल जाता है तो हमारा एक ऑफिसर है जो उन 100-150 बच्चों के ऊपर एक मैनेजर होता है, वो मैनेजर उन बच्चों की स्कूल्स की रिपोर्ट लेकर देता है। अब वो मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म बहुत आसान है। हमारा दफ्तर विज़िट कर लीजिए, हमारी वेबसाइट विज़िट कर लीजिए, हमारे पास एक लॉन्ग क्यू है उन बच्चों की जो लिस्ट में है, जो स्पॉन्सर, जिनको हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो आप किसी भी बच्चे को, आप चाहे कि मैंने बच्ची को करना है, बच्चे को करना है, और किस इलाके से करना है, कहाँ से करना है, तो आप कर सकती हैं। तो उसके लिए आप माहाना पैसे दे दें, सालाना पैसे दे दें, इकट्ठे पैसे दे दें, तो वो बच्चे की हम 4 बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तालीम, उसका लुक आफ्टर हम करते हैं। उसके बाद उसकी सेहत के लिए सालाना कोई ना कोई उसका मेडिकल टेस्ट करते हैं। उसकी साइकोलॉजिकल स्पोर्ट के लिए हम उसको यतीम से ज़्यादा हम उसको बाहिम्मत बच्चा कहते हैं, बनाते हैं, और बाहिम्मत माँ कहते हैं। और फिर चौथी ये है कि हम उसकी साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट रखते हैं कि देखिए जी, आप जो यतीम हुए जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना। डॉक्टर साहब, अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन काम कैसे कर रही है? देखिए ना, अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन का पूरा एक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए हमने अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन सेपरेट, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होगा। इस वक्त हमारे 40 से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 50 से ज़्यादा बेड हैं, कहीं तो 500-400 बेड भी हमारे मौजूद हैं, 300 के करीब हमारा एम्बुलेंसेस का बेड़ा है। इसी तरह से कोई 110 हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे लैब्स भी हैं, जहाँ पे हमारे पास फार्मेसी का इंतज़ाम भी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये हमारा जितना नेटवर्क है, इसके लिए जो हम मेडिसिन खरीदते हैं वो हम सेंट्रलाइज टेंडर लेते हैं, और उससे कम से कम 25 से 30% वो मेडिसिन जो है ना अस्पतालों को वो सस्ती मिलती है। अच्छा। और हमारी लैब्स भी जब 12,000 रुपये लोग कोविड का टेस्ट करते तो हम उस दिन भी 5-6 हज़ार रुपये कोविड का टेस्ट करते थे। तो ये एक हेल्थ फाउंडेशन के तहत ये सारे का सारा। फिर यही नहीं, अभी फ़लस्तीन में पिछले साल रमज़ान में जंग हुई तो वहाँ हमने 2 एम्बुलेंसेस भेजी, वहाँ पर उनके साथ मिलकर हम एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बना रहे हैं। अभी हमने कोई 150 के करीब जो ट्रक है ना वो हमने अफगानिस्तान भिजवाए हैं। कई करोड़ रुपए की हमने मेडिसिन जो है ना वहाँ भिजवाई है। वहाँ पर कई अस्पतालों में हम काम कर रहे हैं। और फिर जहाँ भी दुनिया में ज़रूरत पेश आती है, अभी आज हमारे दोस्त बता रहे थे कि सोमालिया जैसे मुल्कों में जहाँ पे कोई भी आई सर्जन नहीं था, पाकिस्तान से सर्जन जाते हैं, वो और तंजीमों से भी हैं, लेकिन हम भी उनके साथ ताउन करते हैं। तो हेल्थ के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। ठीक है। तो और जितना हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बातें तो ऐसी हैं जो ख़त्म नहीं होंगी, और आपकी सारी काविश को जानने के लिए मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन आपसे अब हम यही चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर हमें भी इस कार्य खैर में शामिल करें। हमारे प्लेटफॉर्म से आप मुखय्यर हजरात से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, आपके ज़कात और अतियात जो सदक़ात है आप तक किस तरह से पहुँचाए जा सकते हैं? मैं एक अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ। आप भी इससे आगाह हैं कि बच्चे की परवरिश के लिए माँ और बाप दोनों का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन वो बाप के बगैर अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल है बच्चे को कंट्रोल करना। और बच्चा भी वो जो बहुत ज़्यादा कोई बहुत वेल मैनर नहीं है, गली मोहल्ले का एक गरीब और ज़रूरतमंद बच्चा है,
अगर हमने एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 42 लाख से ज़्यादा यतीम बच्चे, अगर हमने इनकी स्पॉन्सरशिप ना की, इनको अडॉप्ट ना किया, इनको लुक आफ्टर ना किया, इनकी ज़रूरियात को पूरा ना किया, तो ये पेशावर जो जराइम पेशा के लोग हैं उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, वो उनको अब्यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे हर घर के अंदर 2-2, 3-3 बच्चे हैं और उनकी तालीम के लिए हम बेहद खर्च करते हैं, तो वहाँ ज़रूरी है कि एक बच्चे को भी आप अडॉप्ट कर लें, तो ये 42 लाख बच्चे जो हैं ये अडॉप्ट हो सकते हैं, यानी अडॉप्ट से मतलब स्पॉन्सर हो सकते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि घर वही अच्छा है जहाँ पर यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए। यतीम का जिक्र 25 मरतबा से ज़्यादा कुरान पाक में आता है। तो पाकिस्तान मेरा और आप सबका घर है, इसको खूबसूरत उसी तरीके बनाया जा सकता है जब हम यहाँ पर यतीम बच्चे की कफ़ालत प्रॉपर करें। तो मैं सब लोगों से जो गुजारिश करूँगा कि इंडिविजुअली आप जितना मर्जी करते रहें, लेकिन जब वो कोई सिस्टम के तहत होता है तो वो सिस्टम उसको साथ लेकर चलता है। खुदा न खास्ता कोई कमी पेशी इंफरादी ज़िंदगी में आ जाए तो वो इज्तिमाई तौर पर वो सिलसिला चलता रहता है। इस वक्त हम 1 अरब रुपये से ज़्यादा का ये हमारा साइकिल है जिसमें हम ये काम करते हैं। 18 गोश हमारे बन चुके हैं, बाकी को 10-12 जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। मेरी गुजारिश यही है कि जहाँ अपने बच्चों को पालते हैं इंशाअल्लाह आपके बच्चों के आपके घर में बरकत भी होगी, के लिए और भी आसानी होगी और भी बेहतर होगा। और यकीनन यतीम कफ़ालत है वो एक बहुत बड़ा और मकबूल अमल है। हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इन जो यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए खिदमत फाउंडेशन ने कदम उठाया है उसमें बढ़ चढ़ कर साथ दें। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।